एंड साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका SLH अकेडमी में। हाजिर हूं मैं आप सबके बीच करंट अफेयर्स की क्लास के साथ। जल्दी जल्दी आप सब पेन कॉपी उठा लीजिए और फिर हम शुरू करते हैं 5 जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ना। तो मेरे साथियों, जल्दी जल्दी सबको बुला लो और फुल सपोर्ट करो। क्लास के बाद PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दी जाएगी और 8 बजे इन्हीं क्वेश्चंस के साथ क्विज भी करवाया जाएगा। आप सबका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास को शुरू करता हूं। आप सब लाइक शेयर सब्सक्राइब का ध्यान रखें और स्टार्ट करते हैं अब हम वीडियो को। और आज का पहला प्रश्न है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत भारत सरकार के लिए क्या तय की है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 100 रुपये, ऑप्शन बी 200 रुपये, ऑप्शन सी 500 रुपये और ऑप्शन डी 1000 रुपये। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं। और आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड की कीमत भारत सरकार के लिए 200 रुपये तय की है। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मंजूरी दे दी है और साथ ही कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल के लिए अनुमति दे दी है, जिसकी कीमत भारत में 200 रुपये तय की गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ नज़र डालें तो इसके वर्तमान CEO तथा अध्यक्ष अदार पूनावाला हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की पहली 100 करोड़ डोज 10 करोड़ डोज भारत सरकार को 200 रुपये प्रति डोज की कीमत पर देने की घोषणा की गई है और इस वैक्सीन की कीमत निजी बाजार में 1000 रुपये प्रति डोज होगी। तो दोस्तों अगर इस वैक्सीन को आप प्राइवेट में खरीदना चाहेंगे तो 1000 रुपये में मिलेगी और सरकारी तौर पे इसे 200 रुपये में प्रदान किया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ एक और नज़र डालें तो सीरम इंस्टीट्यूट की स्थापना 1966 में हुई थी, जिसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष और CEO जैसे कि अभी बताया अदार पूनावाला जी हैं और इसके संस्थापक साइरस S पूनावाला हैं। सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है उसका नाम कोविशील्ड है के नाम से वैक्सीन बनाई है। और दोस्तों आप लोगों को आज का चैलेंज है कि DCGI मतलब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वर्तमान में कौन है। आप लोगों को कल ही बताया था मैंने, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ध्यान दें लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं। और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी नोवाक जोकोविच और ऑप्शन डी महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों आपको बता दें इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गए हैं, जिन्हें आमतौर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम से जाना जाता है। यह एक पुर्तगाली पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं और अगर इनके क्लब का नाम पूछा जाए कि यह कौन से क्लब से खेलते हैं तो यह इतालवी फुटबॉल क्लब यूवेंटस के लिए खेलते हैं तथा यह अगर इनका राष्ट्र पूछें तो यह पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के कप्तान है पुर्तगाल की राष्ट्रीय टीम के। और अगर इनके और आंकड़ों पर नज़र डालें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो हैं वह इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स तो पाने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने ही हैं। साथ ही रोनाल्डो अगर यह पूछा जाए कि फेसबुक तथा ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाला खिलाड़ी कौन है तो वह हैं रोनाल्डो खुद। मतलब रोनाल्डो फेसबुक तथा ट्विटर पर सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले खिलाड़ी हैं। साथ ही अगर इंस्टाग्राम पर रोनाल्डो के बाद फॉलोअर्स की गिनती देखें सेकंड और थर्ड पर कौन है तो सेकंड नंबर पर पॉप स्टार एरियाना ग्रांडे, जिनके फॉलोअर्स 21.4 21.4 करोड़। और थर्ड नंबर पर हैं अभिनेता ड्वेन द रॉक जॉनसन, जिनके फॉलोअर्स 20.9 करोड़ हैं, 20.9 करोड़ फॉलोअर्स के साथ यह दोनों दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आपका अगला प्रश्न है, तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी कहाँ स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दोस्तों आप सब जल्दी जल्दी आंसर करते जाएं। और आपको बता दें कि तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी दिल्ली में स्थापित करने की अधिसूचना जारी की गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि उनके नेतृत्व में दिल्ली सरकार के कला संस्कृति और भाषा विभाग ने देश की सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया और वह कदम है तमिल भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए तमिल अकादमी की स्थापना। कहाँ की जा रही है? दिल्ली में। दोस्तों आपको और बता दें कि अगर जो
दिल्ली में तमिल संगम होना है, उसके मतलब तमिल अकादमी बननी है, उसके अध्यक्ष जो होंगे, पहले उपाध्यक्ष वह होंगे दिल्ली तमिल संगम के सदस्य हैं जो एन राजा, वह इस अकादमी के पहले उपाध्यक्ष होंगे। और दिल्ली के अगर तरफ नज़र डालें तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तथा उपराज्यपाल अनिल बैजल हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में सर ब्रायन अर्कहार्ट का निधन हो गया है, वह किस देश के राजनयिक थे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में सर ब्रायन आर्कहार्ट का निधन हुआ है और वह ब्रिटेन देश के निवासी थे। अगर इनके इतिहास पर नज़र डालें तो यह 101 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है तथा यह संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व वरिष्ठ राजनयिक थे। अगर इनका निधन की तारीख पूछी जाए तो इनका निधन 2 जनवरी को हुआ है और यह ब्रितानी मूल के राजनयिक सर ब्रायन आर्कहार्ट संयुक्त राष्ट्र के लिए नियुक्त होने वाले दूसरे कर्मचारी थे। उन्होंने 41 वर्ष तक विभिन्न पदों पर संयुक्त राष्ट्र की सेवा की है तथा वो यूएन के मतलब संयुक्त राष्ट्र के 5 महासचिवों के शीर्ष सलाहकार भी रह चुके हैं। और दोस्तों आप सबको एक बहुत ज़रूरी सूचना भी दे दें तो एक बार हम लोग हमारे चैनल पर ऑल इम्पोर्टेंट डेज की सीरीज की 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिनमें हमने जनवरी फरवरी एक वीडियो में तथा मार्च अप्रैल दूसरी वीडियो में डिस्कस किया है पूरे इम्पोर्टेंट डेज, जिनकी थीम क्या होगी, किसके द्वारा मनाए जाते हैं, कब मनाए जाते हैं, कब से मनाए जा रहे हैं या क्यों मनाए जाते हैं। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसे ज़रूर देखें, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में वह वीडियोज़ बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं तथा जल्द ही इसका तीसरा पार्ट भी, जिसमें मई और जून डिस्कस किया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। और चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, और आज का अगला प्रश्न है, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत अशोकनगर साहिबाबाद के बीच भूमि का दृश्य के निर्माण का ठेका किस कंपनी को दिया गया है? तो आपके ऑप्शंस हैं इसके, ऑप्शन ए हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, ऑप्शन बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ऑप्शन सी सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड और ऑप्शन डी शाहपुरजी कलौंजी एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। तो दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत अशोकनगर साहिबाबाद के बीच भूमिगत दृश्य के निर्माण का ठेका सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को दिया गया है। सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी एक चीनी कंपनी है और यह जो निर्माण है, अगर इसकी तरफ नज़र डालें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को ठेका सौंपा है। चीनी कंपनी न्यू अशोकनगर से साहिबाबाद के बीच 5.6 करोड़ लंबे भूमिगत टनल का निर्माण कराएगी। सभी प्रक्रियाओं और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए चीनी कंपनी को यह ठेका सौंपा गया है। अगर हम सांघाई टनल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ नज़र डालें तो यह 2011 के राजस्व के आधार पर दुनिया की 16वीं सबसे बड़ी निर्माण कंपनी के रूप में दर्ज की गई थी तथा इसकी स्थापना अगर देखें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सांघाई में है तथा इस कंपनी का मालिक अगर कोई पूछे तो व्यक्तिगत मालिक कोई नहीं है, इस कंपनी का मालिक सांघाई नगर सरकार है, मतलब यह एक तरह से क्षेत्रीय सरकारी कंपनी है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर, और आपका अगला प्रश्न है, नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल व भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। तो दोस्तों आपको बता दें नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल व भारतीय निर्देशक द्रव्य का उद्घाटन हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और आज के दिन हमारे वैज्ञानिक नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं और साथ ही साथ देश की पहली नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी का शिलान्यास भी आज ही किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगर इसकी तरफ और नज़र डालें तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल आखिर होता क्या है या ये वर्क क्या करेगा, इसकी तरफ देखें तो नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता के साथ भारत मानक समय बताता है तथा यह इसकी मदद क्या करेगा, इसकी तरफ देखें तो यह भारतीय निर्देशक द्रव्य है जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लैब में जांच और मापांकन में सहयोग करता है। और दोस्तों आपसे फिर से कहूँगा पेन कॉपी लेकर बैठे रहें और लिखते चलें, जो बाहर से बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं सारी डिटेल्स। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान 2 व्हीलर कंपनी कौन बनी है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हार्ली डेविडसन, ऑप्शन बी हीरो मोटर्स,
ऑप्शन सी बजाज ऑटो तथा ऑप्शन डी रोल्स रॉयल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में दुनिया की सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी बजाज ऑटो बनी है। और अगर इसकी तरफ नज़र डालें तो बजाज ऑटो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के बाजार पूंजीकरण के साथ, मतलब इसका कुल बाजार पूंजीकरण अब 1 लाख करोड़ के पार हो गया है, इसीलिए यह दुनिया की सबसे मूल्यवान टू व्हीलर कंपनी बन गई है। और इसको देखें तो यह भारत की एक निजी और सबसे बड़ी दुपहिया वाहन निर्माण कंपनी है। बजाज ऑटो लिमिटेड बजाज समूह का एक हिस्सा है, मतलब इसकी अगर मदर कंपनी देखी जाए तो बजाज समूह है और यह उसकी सब ब्रांड है बजाज ऑटो। और इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। इसके प्रमुख व्यक्तियों में अगर देखें तो इसके वर्तमान अध्यक्ष राहुल बजाज हैं तथा इसके प्रबंध निदेशक राजीव बजाज हैं। और बजाज कंपनी की स्थापना पर नज़र डालें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी तथा इसके संस्थापक देखें कि इसकी स्थापना किन्होंने की थी, तो वो थे जमनालाल बजाज ने। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में तान्या रॉबर्ट्स का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थी? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजनीतिज्ञ, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी पत्रकार और ऑप्शन डी अभिनेत्री। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में जिनका तान्या रॉबर्ट्स का निधन हुआ है वह एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। और अगर इनका नाम देखें तो इनका एक शॉर्ट नेम चलता था, निकनेम बॉन्ड गर्ल के नाम से यह मशहूर थी, जो हॉलीवुड एक्ट्रेस थी तथा इनका 65 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। और इनकी तरफ और नज़र डालें तो इन्होंने अगर किस फिल्म सीरीज में वर्क किया है जो इनकी फेमस रही है, तो आपको बता दें कि इन्होंने जेम्स बॉन्ड सीरीज की फिल्म अ व्यू टू अ किल में बॉन्ड गर्ल का किरदार निभाया है, जहां से इनको निकनेम बॉन्ड गर्ल मिला था। और इनका अगर रियल नेम देखें अगर, तो इनका रियल नेम विक्टोरिया लेह विलम था। दोस्तों यह लिख लें, भरोसा नहीं होता है एग्जामिनर का क्वेश्चन कहाँ से बना लें, तो इनका रियल नेम आप लोग ध्यान से नोट कर लें। इनका रियल नेम विक्टोरिया लेह विलम था। और अगर इनका देश पूछा जाए तो यह एक अमेरिकी निर्माता भी थी और मॉडल भी थी, मतलब इनका अगर टोटल पेशा देखा जाए तो यह अमेरिकी निर्माता और मॉडल थी। दोस्तों चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और आज का हमारा अगला प्रश्न है, 1901 से अब तक के इतिहास में 2020 कौन सा सबसे गर्म साल रहा है? मतलब कितने नंबर का सबसे गर्म साल रहा है रैंक के मामले में? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 7वां, ऑप्शन सी 8वां और ऑप्शन डी 9वां। तो दोस्तों आपको बता दें कि 1901 से अब तक के इतिहास में 2020 8वां सबसे गर्म साल रहा है। और यह किसने बताया? तो यह मौसम विभाग ने बताया है। मौसम विभाग की स्थापना 1901 में हुई थी और 1901 से अगर मतलब आंकड़े कैलकुलेट करना चालू किए थे और 1901 से अब तक के आंकड़ों में देखा जाए तो 2020 8वां सबसे गर्म साल रहा है। और 1901 से अब तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा गर्म साल पूछ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा गर्म साल 2016 रहा था। और अगर इनके औसत तापमान में देख लिया जाए कि क्या अंतर था, तो 2020 का औसत तापमान सामान्य तापमान कितना ज़्यादा था दोस्तों? 0.29 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0.29 डिग्री सेल्सियस। जबकि 2016 का औसत तापमान सामान्य तापमान से 0.71 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों इन दोनों को डेटा को आप लिख लें कि 2016 का 0.71 डिग्री सेल्सियस तथा 2020 का 0.29 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान से औसत तापमान ज़्यादा था, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा गर्म 2016 को तथा 8वां सबसे गर्म साल 2020 को चुना गया। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न पर। और आज का आखिरी प्रश्न है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इस आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए कोवैक्सीनेशन, ऑप्शन बी कोविडीनेशन, ऑप्शन सी कोविन और ऑप्शन डी डिस्ट्रीनेटन। तो अगर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप लॉन्च किया है। और दोस्तों देखें अगर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ अगर एक देखें तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस की दो वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मान्यता दी है और वो दोनों वैक्सीन है कोविशील्ड व कोवैक्सीन। तो इन दोनों के उपयोग के लिए वैक्सीनेशन के लिए जो ऐप लॉन्च किया है वह ऐप का नाम है कोविन ऐप। और इस ऐप से का फ़ायदा क्या होगा? तो इस ऐप से वैक्सीन डिलीवरी की रियल टाइम मॉनिटरिंग में मदद मिलेगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि इस ऐप के जरिए सरकार वैक्सीनेशन हो चुके लोगों का डेटा सुरक्षित रख पाएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय आता है, जिसके वर्तमान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन तथा वर्तमान राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी हैं। दोस्तों आज की
कक्षा यहीं समाप्त होती है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप सब हमारी टीम से टेलीग्राम, इंस्टाग्राम तथा फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं। इन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको तुरंत मिलती जाए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और साथ ही फिर से बोलूँगा, ऑल इम्पोर्टेंट डेज की सीरीज़ की 2 वीडियो डली हुई हैं, जिन्होंने नहीं देखी हैं वो ध्यान से देखें। यह अपकमिंग सीरीज़ में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होने वाली हैं और आप सबका सहयोग ही हमारी मेहनत को साकार कर सकता है दोस्तों। तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।